हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीएस पॉइंटर में। आज के इस लेक्चर में हम केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों के बारे में देखेंगे। काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि हमारे केंद्र और जितने भारत के 29 राज्य हैं उनके बीच किस प्रकार का संबंध है, किस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा है, किस प्रकार से वे अपना कार्य को सुचारू रूप से करते हैं। तो आज हम इस पे बात करेंगे। इस पे बात करने से पहले अभी तक हम लोगों ने काफ़ी पॉलिटी के टॉपिक को कवर किया है, उसको आप एक बार अच्छे से ज़रूर देखें। वो काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। काफ़ी फैक्ट उसमें मैंने इंक्लूड किया है, उसको आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको कोई और बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी क्वेश्चन आपके इस वीडियो से ही सॉल्व हो जाएंगे। मैंने सभी तथ्यों को जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं अभी तक सबको इंक्लूड किया है, तो एक बार ज़रूर देखें। और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स ये देखिए, इसमें केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों के बारे में हमें पढ़ना है। तो केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों को पढ़ने से पहले हमें कुछ पॉइंट अपने माइंड में पहले से सेटअप करना चाहिए। केंद्र और राज्य के बीच संबंध जो पढ़ेंगे तो हमें उससे कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको भी ध्यान में रखना है। तो केंद्र और राज्य के मध्य संबंध, इससे आपको पता चलता है कि दोनों के बीच किस प्रकार के संबंध है और किस आर्टिकल में दिया गया है, उस आर्टिकल को सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए मैंने क्या क्या यहाँ पे मेंशन किया है, उसको नोट करना है आपको। केंद्र और राज्य के मध्य संबंध सबसे पहले किस भाग में दिया गया है। टोटल हमारे संविधान में आप देखेंगे तो 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो उस 22 भागों में से आपसे पूछा जाएगा केंद्र और राज्य के मध्य संबंध किस भाग में दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है भाग 11। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जो अक्सर गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आपको बहुत बारीकी से मैं सबको रिलेट करते हुए चलूँगा। बस आपको एक बार बहुत ध्यान से तथ्यों को सुनना है। एक बार आप अच्छे से सुन लेते हैं तो ये माइंड सेटअप हो जाएगा, फिर आप गलती करने की संभावना बहुत कम रहेगी। एक से दो बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपके निश्चित इस टॉपिक से प्रश्न सही होंगे। तो भाग 11 में केंद्र और राज्य के बीच संबंध दिया गया है। अब उसमें कौन कौन से संबंध है ये हमको देखना है। तो पहला है देखिए, एक विधायी संबंध है, फिर एक प्रशासनिक संबंधों के बारे में पढ़ना होता है, फिर एक वित्तीय संबंध होता है। ये 3 प्रकार के संबंध होते हैं राज्य और केंद्रों के बीच में। तो अब विधायी संबंध देखिए दिया गया है किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक दिया गया है। तो विधायी संबंध मतलब ये होता है कि जो भी हमारे विधायक कार्यपालिका न्यायपालिका के होते हैं, उनके जो विधायक होते हैं उनके बीच में इंटर रिलेशन कैसे है, इसके बारे में हमें पढ़ना होता है। तो आर्टिकल याद रखना है फ्रेंड्स, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये 245 से 255 के बीच में दिया गया है विधायी संबंधों के बारे में। अगला फिर इसमें दिया गया है प्रशासनिक संबंध, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब प्रशासनिक संबंध में जो भी हमारे देश में कानून व्यवस्था है उससे लेकर सब सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है प्रशासनिक संबंध में। तो ये किस आर्टिकल में दिया गया था, आर्टिकल याद रखना है आपको। आर्टिकल 216 से आर्टिकल 263, ये आपको याद रखना है कि 216 से आर्टिकल 263 तक में दिया गया है प्रशासनिक संबंधों के बारे में। अब संविधान के भाग 12 में अब याद रखना है आपको कि जो वित्तीय संबंध होता है ये भाग 11 में नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है। काफ़ी बार ये गलत होता है, पूछा गया है डायरेक्ट कि वित्तीय संबंध किस भाग में दिया गया है, तो अक्सर फ्रेंड्स 11 में लगा देते हैं, क्योंकि ध्यान रहता है कि वित्तीय संबंध, प्रशासनिक संबंध और विधायी संबंध तो हमें केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों के बारे में पढ़ते हैं तो भाग 11 में, लेकिन आपको याद रखना है कि ये भाग 12 में है। कई बार गलत हुआ है। तो वित्तीय संबंध हम पढ़ते हैं, ठीक है कि केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध के बारे में ही दिया गया वित्तीय संबंध में, लेकिन ये किस भाग में, तो भाग 12। काफ़ी बार ये गलत हुआ है तो इसको आप ध्यान से थोड़ा अलग से रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब विधायी संबंध में देखते हैं क्या क्या हमें देखना है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विधायी संबंध देखिए आर्टिकल 245 से 255 मैंने पहले ही बताया है। अब इसमें दिया क्या रहता है ये ध्यान रखना है, क्योंकि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका उद्देश्य आपको पता होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं तो उसमें उसका उद्देश्य क्या नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट काफ़ी बार एग्जाम में उद्देश्य से ही पूछे जाते हैं। तो विधायी संबंध में अर्थ है कि किस विषय पर केंद्र कानून बना सकती है और किस विषय पे राज्य कानून बनाएगी, मतलब किस पे कानून राज्य बनाएगा और किस पे केंद्र बनाएगा। ये सब विधायी संबंध में दिया गया है आर्टिकल 245 के तहत। अब आर्टिकल 245 कहता है कि केंद्र सरकार पूरे भारत के लिए, ध्यान रखना है कि
केंद्र सरकार पूरे भारत के लिए एक कानून व्यवस्था बनाती है तो वो भी 245 में इंक्लूड है, और राज्य सरकार राज्यों के लिए अलग कानून बनाती है, ये भी आर्टिकल 245 में इंक्लूड है। तो आर्टिकल 245 से आर्टिकल 255 याद रखना है, विधायी संबंध। इसमें केंद्र अपने लिए बनाएगा, राज्य अपने लिए बनाएगा, ये बस पॉइंट आपको याद रखना है। और 245 से 255 आर्टिकल याद रखना है। अब आगे देखिए, कुछ हमें महत्वपूर्ण अनुसूचियों से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेट करके, तो इसमें देखते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी विधायी संबंध के अंतर ही आता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि राज्य कानून बनाएगा तो वो राज्य सूची के अंदर आएगा, संघ अगर अपना कानून बनाएगा तो संघ सूची में आएगा, और जिस सूची पे दोनों मिलकर अपना कानून व्यवस्था बनाते हैं वो समवर्ती सूची में आता है। तो इससे रिलेट करके ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कई बार आप देखे होंगे कि यूट्यूब पे बहुत से ऐसी वीडियो पड़ी है कि डायरेक्ट लोग टॉपिक डालते हैं कि अनुसूचियाँ, अब 12 अनुसूची आपको पढ़ा देंगे, आप पढ़ भी लेते हैं, लेकिन आप ये नहीं समझ पाते हैं कि इससे रिलेट कैसे, किस टॉपिक के बाद ये आएगा। क्रम वाइज एक आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको याद रहेगा कि आखिर ये किस टॉपिक से इंटरकनेक्टेड है, तब आपके प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होंगे। तो चलिए मैं अब अनुसूचियों को रिलेट करके बताऊंगा कि ये विधायी संबंध में आती हैं और कैसे आती है और इससे किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। तो बस बारीकी से आपको एक बार देखना है। अब देखिए यहाँ पे अनुसूचियाँ आ गई, तो अनुसूचियों स्टार्टिंग में आपको याद रखना कि संविधान हमारा कब बना था। डेट फ्रेंड से याद रखना है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो उस समय हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ नहीं हैं, जो आज 12 अनुसूचियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। ये 12 अनुसूचियाँ जब संविधान बना था तो उस समय नहीं थी, उस समय केवल 8 ही अनुसूचियाँ संविधान में थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अनुसूचियों की संख्या बढ़ के 12 हो गई है। फ्रेंड्स, एक बात आपको ध्यान में रखना है, आप अगर अदर यूट्यूब चैनल पे देखते हैं तो आपको इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप देखेंगे 1.5 से 2 घंटे लगाते हैं लोग पढ़ाने के लिए, काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ता है, लेकिन तथ्य फैक्ट यही होते हैं। सारे तथ्य आपको यहाँ पे वो लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि उन लोग के पेड कोर्सेज चलते हैं। पेड कोर्सेज का अगर कंटेंट आपको फ्री में दे देंगे तो फिर उनके पास कुछ बचता नहीं है, तो वहाँ पे आपका टाइम भी खर्च होता है और प्लस आपको पूरे फैक्ट भी नहीं पता हो पाते हैं। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल जो कंटेंट आपका पेड वाला होता है मैं यहाँ पे बिल्कुल फ्री आपको दे रहा हूँ। भले ये है कि पूरा डिजिटली नहीं है, हैंड रिटेन है, लेकिन आप एक बार देख कर देखिए और किसी बुक में आप पढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा आपको फैक्ट वहाँ पे नहीं मिलेगा। सब फैक्ट मैं इसे इंक्लूड किया हूँ। तो चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करना भूलें, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी, हैंड रिटेन फॉर्म में ही सही, लेकिन आपको एक ऑथेंटिक नोट मिलेगा यहाँ से। तब यहाँ से देखिए अनुसूचियाँ हो गई, पहले स्टार्टिंग में 8 थी और संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को। तो ये 2 फैक्ट यहाँ से याद रखना है, और बाद में कितनी अनुसूचियाँ बढ़ के हो गई हैं तो 12। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है इसमें। अब देखिए पहली अनुसूची क्या कहती है। पहली अनुसूची ये कहती है कि देश की जानकारी के बारे में दिया गया है। देश की जानकारी मतलब हमारे राज्य कितने हैं, यूनियन टेरिटरी कितनी है और संघ। तो ऐसे डायरेक्ट याद रखेंगे कि हमारे भारत देश के बारे में दिया गया, संघ के बारे में दिया। अब संघ में क्या यूनियन टेरिटरी भी आ जाएगा और राज्य भी आएंगे। तो पहली अनुसूची किससे, राज्यों से संबंधित है। अब दूसरी अनुसूची को आपको देखना है। दूसरी अनुसूची में कहा गया कि वेतन भत्ते सैलरी के बारे में दिया गया है। अब इसको याद कैसे रहेंगे, जैसे राष्ट्रपति हो गए, उनकी सैलरी के बारे में, राज्यपाल की सैलरी के बारे में दिया गया, प्रधानमंत्री की सैलरी के बारे में दिया गया। अब इस तथ्य को याद कैसे करेंगे, 2 नंबर में क्या आता है। देखिए जैसे आप लोग ने देखें कि आजकल लोग देखते हैं कि कुछ लोग को लग जाता है कई वर्ष में अमीर बनते हैं, कुछ लोग को देखते हैं कि महीनों दिन में अमीर बनते हैं, कुछ लोग तो दिन और रात में ही अमीर और गरीब बन जाते हैं। तो देखिए वो 2 नंबर का पैसा होता है। तो याद रखना कि 2 नंबर का पैसा मतलब वेतन भत्ता, 2 से 2 नंबर मतलब वेतन भत्ते से संबंधित है। इससे यहाँ से दूसरी अनुसूची आपकी याद हो गई। अब तीसरी में याद रखना है कि शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का जो शपथ होता है उससे संबंधित है। 3 अक्षर, देखिए इसमें भी 3 अक्षर है, शपथ और 3 से 3 अक्षर और 3 से 3 में शपथ। तो यहाँ से ये याद हो जाएगा कि तीसरे में शपथ के बारे में दिया गया है। मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि याद रखेगा 3 ही अक्षर है, मतलब शपथ से संबंधित है। चौथा है देखिए राज्यसभा में प्रतिनिधि के बारे में दिया गया है। अब राज्यसभा के प्रतिनिधि, यह अनुसूची 4। अब प्रतिनिधित्व के बारे में दिया गया। प्रतिनिधित्व कौन करेगा, जो राज्यसभा में जाएगा। तो राज्यसभा में लोगों की बैठकें होती हैं, तब प्रतिनिधि उसमें होता है और प्रतिनिधित्व होता है। तो 4 से आप याद रखें कि जहाँ 4 लोग बैठेंगे वहाँ पे सभा होगी। तो राज्यसभा से चौथी अनुसूची यहाँ से ये याद हो गया। 5वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, SC ST का प्रावधान दिया गया है। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि देखिए एस का आकार किस प्रकार, दोनों में एस है, एस का आकार 5 की तरह है। तो SC और ST का प्रावधान
दिया गया है। इसमें मैंने मेंशन कर दिया है कि 5 ही बनावट 5 की तरह एस की तरह होती है, तो यहाँ पे SC ST आप एक बार इसको ज़रूर नोट करें। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बहुत हौच पच करके लिखा है कि स्पेस कम था, सोचा कि बहुत शॉर्ट में आपको वीडियो बना कर दूँ कि आपका समय भी कम लगे, तो आप एक बेहतरीन नोट बना सकते हैं। बस एक बार सुनते जाइए कनेक्टिविटी बनाकर, बाकी तो आप अपने हिसाब से नोट कर लेंगे। अब छठवें में दिया है ST प्रशासन के बारे में। ये अभी UPPCS 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपसे ये पूछा था प्रश्न, 2018 का हुआ था उसमें, 2018 वाले में पूछ रखा था। तो ST के प्रशासन के बारे में दिया गया है। तो अब शेड्यूल ट्राइब मतलब अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के बारे में दिया गया कि उस पर प्रशासन कैसा होगा देश का। अब उसमें से पूछा जाता है कि कौन कौन से राज्य इसमें आते हैं। तो आपको याद रखना है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अब ये 4 राज्यों को याद कैसे करेंगे, तो अब देखिए उसके लिए कोड है ATM से याद रखें कि A से असम, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम और मेघालय 2 होते हैं, M फॉर मिजोरम और मेघालय। तो यहाँ से 2 फैक्ट याद रखेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए कि A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिजोरम, M फॉर मेघालय। तो यहाँ से छठी अनुसूची आपकी कंप्लीट हो गई। देखिए कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, बस एक बार सुनना है, इसके बाद आप नोट कर लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। 7वीं में क्या दे रखा है, केंद्र सूची, राज्य सूची और संघ सूची के बारे में दिया गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो सुन लीजिए एक बार। केंद्र सूची और राज्य सूची और संघ सूची में क्या क्या क्वेश्चन आपके बनेंगे, इसको मैं डिटेल में आगे भी थोड़ा सा बताऊंगा आपको। तो यहाँ बस ये ध्यान रखिए कि केंद्र सूची में पहले 97 विषय थे टोटल 97, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में 100 विषय हो गए। वही राज्य सूची में 66 विषय पहले थे, अब कितने हो गए हैं, घटाकर 61 हो गए हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये क्यों कम हुए हैं ये भी मैं बताऊँगा आपको। संघ सूची में देखिए पहले 47 थे, लेकिन अब बढ़कर हो गए 52, ध्यान रखना है आपको। फिर आगे चलते हैं 8वीं अनुसूची, मानक भाषाओं के बारे में दिया गया है। हमारे संविधान में कितनी भाषाएं उनके बारे में 8वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। स्टार्टिंग में देखिए हमारी जो भाषाएं थी, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसको ध्यान से सुन लीजिए एक बार कि राज्य सूची 14वें में 14 पहले भाषाएँ थी। 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में दिया गया था। स्टार्टिंग में हमारे संविधान में 14 भाषा थी, लेकिन 15वीं भाषा कब जुड़ी याद रखना है, 21वां संविधान संशोधन हुआ था। 21वां संविधान संशोधन के तहत पहली भाषा जुड़ी सिंधी। तो कितनी भाषाएं हो गई, 15। अब 3 भाषा एक साथ जुड़ी थी, याद रखना है। 21 से 71वां संविधान संशोधन, 3 भाषा कौन कौन सी जुड़ी थी, तो कोंकणी, मणिपुरी, एक विदेशी भाषा नेपाली। इसको याद रखने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको नमक याद रखना है। नमक का कोड होता है NMK, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, याद हो गया आसानी से। कुछ नहीं करना है, बस इसको NM याद रखेंगे, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और कौन सा अमेंडमेंट था, 71, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया आपसे, ध्यान रखना है इसको। फिर नेक्स्ट आया कितनी भाषाएं हो गई, 14, 1 15 और 3 18। अभी 4 भाषाएं चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हमारे संविधान में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, याद रखना है आपको। 92वां संविधान संशोधन 92 कब हुआ था, कमेंट करके बताएंगे। 2002 या 3 के आसपास हुआ था। आप लोग एक बार इसको ज़रूर चेक कर लेंगे। 4 भाषाएं एक साथ जुड़ी थी, कौन कौन से, इसको देखिए कैसे याद करना है। 92वां संविधान संशोधन 1992 में याद हुआ था, 2002 और 3 में नहीं हुआ था। एक बार आप कमेंट करके चेक कर लेंगे। 1992 में 92 संशोधन हुआ था। 4 भाषाएँ एक साथ जुड़ी थी, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी, याद रखना। ये कैसे याद रहेगा, तो एक कोड आपको बस याद रखना है। यहाँ से देखिए BDMS, B से बोडो यहाँ पे हो गई, D से डोगरी हो गई, M फॉर मैथिली हो गई, A फॉर संथाली हो गई। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा, B फॉर बोडो, D फॉर डोगरी, M फॉर मैथिली, S फॉर संथाली। तो याद रखना है कि ये मैथिली भाषा, कई बार पूछा जाता है कि मैथिली भाषा के संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा है कि नहीं है। ये मान्यता प्राप्त भाषा है। 92वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में हमारे संविधान में ये जुड़ी थी 4 भाषाएं। तो इसको यहाँ से याद रखेंगे आप। अब कुछ और तथ्य बचते हैं, तो अब देख लीजिए यहाँ पे। अब तो यहाँ से मतलब 8वीं अनुसूची का कंप्लीट हो गया। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तथ्य मैं बताता हूँ। 9वीं अनुसूची जुड़ी थी कब, 1991 में। ये डेट काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, और गलत भी होते हैं फ्रेंड से। तो एक बार दोस्तों आप इसको याद रखेंगे, भूमि सुधार से संबंधित है। 9वीं अनुसूची जुड़ी थी भूमि सुधार से 1951 में। इसको ध्यान में रखना है अलग से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पहले 8 ही अनुसूचियाँ थी, बाद में 4 जुड़ी थी। तो 4 यही जुड़ी थी आपकी,
इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो 9वीं कब जुड़ी? 1951 में भूमि सुधार से। फिर 52वां संविधान संशोधन के तहत याद रखना है 1985 में दल बदल देखते हैं आप लोग, नेता लोग जीतते हैं चुनाव, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में आसानी से चले जाते हैं। काफ़ी इसका उल्लंघन होता है। हमें तो समझ में नहीं आता है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कैसे मतलब क्या दिया गया है कि आसानी से लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जब चाहते हैं तब चले जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। राजनीतिक मुद्दा से हम लोग का मतलब नहीं है, बस हम लोग को यहाँ पे तथ्य याद रखना है कि 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल प्रावधान से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची 1992-93 में हुआ था, पंचायती राज्य से संबंधित है। याद रखना है कि पंचायती राज्य में कितने विषय हैं? तो टोटल 29 विषयों का प्रावधान इसमें किया गया है। फिर एक 12वीं अनुसूची हुई थी 74वां संविधान संशोधन 93 में, नगर निगम, इसमें कितने विषय दिए गए हैं? तो ये याद रखना है आपको, 18 विषय इसमें इंक्लूड है। तो देखिए कितना आसानी से, मतलब 12 अनुसूची मैंने आपको याद करा दिया। क्या दिया इसमें एक बार देख लीजिए। पहली में संघ के बारे में, दूसरे में वेतन भत्ते के बारे में, 3 अक्षर से शपथ हो गया, 4 लोग बैठे राज्यसभा, 5 है एस की तरह SC ST, 6 में ATM याद रखना है, ST से प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ पे 4 राज्यों के नाम भी आपको पता चल जाएंगे। 7वीं केंद्र सूचियों के बारे में दिया गया है, इसमें केंद्र सूची, राज्य सूची, संघ सूची के बारे में पढ़ लेंगे। 8वीं को याद रखना है, भाषा के बारे में दिया गया है, अपनी भाषा को तो याद ही रखेंगे आप। जो 4 जुड़ी थी तो भूमि सुधार 1951, 10वीं 12वां संविधान संशोधन 85 में हुआ था। फिर 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था को बताइए किसके मतलब प्रयासों के तहत संविधान में इसको जोड़ा गया, बताइए कौन सी समिति थी जो इसके लिए कार्य की थी? तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। 2 समितियाँ थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, अशोक मेहता समिति एक थी और एक स्वर्ण सिंह समिति थी। तो याद रखना इसको, 2 समिति थी, लेकिन एक त्रिस्तरीय थी, एक 2 स्तरीय थी। आप कमेंट करके बताएंगे कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए इनमें से कौन सी थी। फिर आ गया आपका 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या दे रखा है? नगर निगम के बारे में। अब नगर निगम क्या होता है कि जैसे ग्राम में ग्राम पंचायतें होती हैं तो शहर में नगर निगम होता है, ये ध्यान में रखना है। थोड़ा सा डिफरेंस आपको भी पता होना चाहिए। तो यहाँ से हमारी 12 अनुसूचियों संबंध हो गई, केंद्र राज्य के बीच में संबंध भी देख लिए। अब 1953 में देखिए एक फैक्ट याद रखना है आपको कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन गठन हुआ था? तो 1953 में आंध्र प्रदेश। राज्य भाषा गठन आयोग का कब गठन हुआ था? तो 1956। 2 डेट आपको यहाँ से याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछता है। पंचायत के देखिए, ग्राम में अगर चुनाव प्रधान का आप लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए उम्र कितना होनी चाहिए? 21 वर्ष। ये सब फैक्ट याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या है, प्रधानमंत्री के लिए क्या है, राज्यसभा के लिए क्या है, लोकसभा के लिए क्या है। तो हमें लगता है ये सब तो आप लोग को पता है, लेकिन एक बार आप ज़रूर देख लेंगे और एक जगह नोट कर लेंगे ताकि 1-2 बार आप देखते रहेंगे तो याद रहेगा। अब यहाँ पे विस्तारित रूप से आपको मैं बता दूं, अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा था सूचियों के बारे में 7वीं अनुसूची में, तो संघ सूची। अब संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये IAS से PCS तक के एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इनको एक बार मेरे साथ अच्छे से देख लीजिए। इस सूची पे कानून बनाने का अधिकार संसद को है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार इस पर अपना नियम कानून बनाती है। इसमें कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। मूलतः इसमें कितने थे? 97, लेकिन अब 100 हो गए। अब इसमें कौन कौन से इंक्लूड किए गए हैं? जैसे देखिए रक्षा हो गया, बैंकिंग, विदेशी मामले, मुद्रा, बीमा, संचार, जनगणना, लेखा परीक्षा, केंद्र राज्य व्यापार का वाणिज्य, ये सब विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। तो अभी तक एग्जाम में पूछा कौन सा गया है? तो ये याद रखना, रक्षा बैंकिंग आपको याद रखना है, जनगणना को याद रखना है और लेखा परीक्षा को याद रखना है कि ये संघ सूची के विषय हैं। अगला इसमें है राज्य सूची। अब राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं इसको देख लीजिए पहले। तो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? तो इसमें 61 हो गए। मूलतः थे कितने? 66। कम क्यों हुए वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कम क्यों हो गए थे। इसके अंदर आने वाले विषय पे विधानमंडल राज्यों में होती हैं, उस पर या संसद भी देखिए, इसमें विधानमंडल भी कानून बना सकती है, लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो राज्य सूची के विषय पे संसद भी कानून, केंद्र लेवल के जो संसद होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, वो भी इस पे कानून बना सकते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि राज्य सूची के विषय पे संसद कानून बना सकती है या नहीं? तो बना सकती है, लेकिन कब? आपातकाल के समय। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं उसको देख लीजिए एक बार से। अब देखिए इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। जैसे आपके यहाँ पे मैंने लिखा हूँ कृषि,
स्थानीय शासन, पुलिस व्यवस्था, जेल, मत्स्य पालन, बाजार, जन स्वास्थ्य एवं सफाई, ये सब विषय आपके राज्य सूची में आते हैं। इसके अलावा एक पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का है। बेटिंग और जुआ ये भी राज्य सूची का है। ये दोनों आईएएस के एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि ये भी दोनों तथ्य आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत। बची अब आपकी लास्ट समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची में देखिए केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में इस पर केंद्र सरकार को ही प्रमोशन मिलता है कि यही अपना कानून उस पर बनाएगी। इसमें टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? 52 विषय हैं। मूलतः कितने थे? 47 थे। अब इसमें देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ये पूछा जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा, वन, ये सब विषय जो होते हैं इस सूची में सम्मिलित किए गए हैं। इसके अलावा आपराधिक मामले हैं। जब केंद्र और राज्यों में मतभेद होते हैं तो उन्हें सुलझाने के लिए देखिए 4 आयोग भी बनाए गए हैं। इसको मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्यों विवाद होता है इस पे। इसी सूची में विवाद होता है विषयों को लेकर के। तो इसमें कौन कौन से हो गए? शिक्षा, वन, ये जनसंख्या नियंत्रण, राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन। अब इसमें देखिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था कि शिक्षा हो गया, वन हो गया, वन्य जीव हो गया, ये सबको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में ऐड कर दिया कि तभी उसके 66 से 61 विषय हो गए थे। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब इसके लिए जो 4 आयोग बनाए गए हैं, तो अब देख लीजिए इसमें कौन कौन से 4 आयोग हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान सहायक समिति और सरकारी आयोग। सरकारी आयोग के बारे में कहा जाता है कि 1983 में ये बनी थी सरकारी आयोग। और भगवान सहायक समिति, ये जो राजमन्नार आयोग है, ये तमिलनाडु सरकार द्वारा बनाया गया था। अब 44वें संविधान संशोधन को याद रखना है कि वन, शिक्षा, प्राणी और संरक्षण और नाप तौल, ये राज्य सूची से हटकर समवर्ती सूची में आकर ऐड हो गए थे। तो ये फ्रेंड्स रहा आपका ओवरऑल केंद्र और राज्य संबंध से आपके इतने टॉपिक पढ़ने होते हैं इसमें, और इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप कोई भी बुक उठाकर पढ़ लीजिए, चाहे लक्ष्मीकांत हो या लूसेंट हो या एनसीईआरटी हो, कोई भी बुक हो, आपको इससे ज़्यादा फैक्ट नहीं मिलेंगे। और यूट्यूब पे भी आप जाकर सर्च कर सकते हैं, देखेंगे कि ये इतना जो कंटेंट मैं बताया हूँ क्या ये सब लोग पढ़ाते हैं, तो बिल्कुल आपको ये पता नहीं चलेगा सब उसमें क्या कट करके पढ़ाते हैं, पूरा कंटेंट नहीं देते हैं, ताकि उनका पेड वीडियो का ऐसे फ्री में कंटेंट ना चला जाए। अगर ऐसे हो जाएगा तो उनके पास कुछ मैटर बचेगा नहीं पढ़ाने को, इसलिए वो लोग पेड में ये सब ऐसे डिटेल पढ़ाते हैं। तो आपको एक बार ये फैक्ट को आप नोट कर लें, फिर आपको किसी भी चैनल या किसी बुक से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।